कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है, क्या मिला यूपी को। जी हाँ, मोदी कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 12 मंत्रियों को, बड़े मंत्रियों को ड्रॉप किया जा चुका है। कुल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और उसमें से 15 कैबिनेट मंत्री हैं, 23 राज्य मंत्री हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को 7 मंत्री मिल गए हैं। 10 मंत्री पहले से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहीं से हैं, बनारस से चुन करके गए हैं। राजनाथ सिंह है, उनके साथ 10 मंत्री हैं और अब 7 और मंत्री मिल गए हैं। इन 7 मंत्रियों के आने से कितना लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महामेघा नागर जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत है नागर जी आपका। पंडित अनिल झा साहब हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, आपका भी बहुत स्वागत है। और एस हनुमंत राव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है हनुमंत जी। महामेघा जी, आप ही के पास आऊंगा। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला? आप लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि आप भी यूपी से ही आती हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत हर्ष का मौका है सभी उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए, क्योंकि 24 करोड़ का हमारा ये उत्तर प्रदेश है और जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से जो एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन हमको केंद्र में मिलना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि वो अब मिला है। जो हमारे लीडर्स थे, जिनको चुन करके जनता ने वोट दे करके उनको चुन के लेके आए, आज उनके लिए भी ये बहुत ही हर्षोल्लास का मौका है जब वो देख पा रहे हैं कि जिस लीडर को उन्होंने अपने स्टेट के अंदर चुना एमपी के तौर पर, आज उनको सेंट्रल लीडरशिप जो है वो उनके वर्क को एक्नॉलेज कर रही है और उनको उतना लीडरशिप के अंदर पार्टिसिपेशन दे रही है। तो मुझे लगता है कि प्रदेश का हर एक जन बहुत ही प्रसन्न है, उत्साहित महसूस कर रहा है और उम्मीद करता है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार से, और मैं इसको सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं, मैं कहूंगी कि ये नए भारत का नया मंत्रिमंडल है और बहुत सारी उम्मीदों के साथ में ये नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं नए लीडर्स को काम करते हुए देखने के लिए। नए भारत का मंत्रिमंडल अनिल झा साहब, नए भारत का नया मंत्रिमंडल अनिल झा साहब, आप क्या कर रही हैं और उसी के सहारे जीतेंगे उत्तर प्रदेश का रण। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं और आगे भी ये लोग करेंगे। सवाल ये उठता है प्रदीप जी कि उत्तर प्रदेश आपने रखा, उत्तर प्रदेश को क्या मिला, उत्तर प्रदेश की जनता को मिला क्या? 2 साल पहले अभी आपने जिक्र किया कि 10 मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, बल्कि शायद हैं अभी, और अलग 7 बनाए गए हैं। 325 विधायक उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश को दिया। क्या मिला उत्तर प्रदेश को? ऑक्सीजन नहीं मिली। नौकरी रोजगार की बात करने वाले मुख्यमंत्री रोजगार नहीं दे पाए। किताबी कागजों में रोजगार वो 1.25 लाख महीने में दे देते हैं और अगले महीने में कहते हैं हम 1.25 करोड़ दे देंगे। लेकिन नौकरी किसको मिल रहा है? चांद पे मिल रहा है या सूरज पे मिल रहा है, मंगल ग्रह पे मिल रहा है? ये तो एक भविष्य के गर्त में है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं प्रदीप जी कि ये मंत्रिमंडल विस्तार एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले व्यक्ति, विभिन्न पार्टियों के सहयोगी कह लीजिए एनडीए के या एनडीए भारतीय जनता पार्टी के, जो विद्रोह की स्थिति में कहीं ना कहीं खड़े हुए थे। लोगों ने देखा, आप लोगों ने चलाया भी है टीवी पे, बड़ी बड़ी डिबेट हुए हैं इस पे राष्ट्रीय चैनल पे। उनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वो कहीं विद्रोह और न कर दें, जो एक विद्रोह भारतीय जनता पार्टी में छिड़ चुकी है उत्तर प्रदेश में कई महीनों से। उस विद्रोह को शांत करने के लिए उत्तर प्रदेश को ये जो 7 नया मंत्री मिला है, चाहे सहयोगी के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, वो उनके लिए मिला है। जनता को ना 3 साल 2 साल जो मंत्री थे 10, उन्होंने कुछ किया उनके लिए, ना 17 बन गए, 7 और बन गए, वो कुछ करने वाले हैं। ये सिर्फ एक चुनावी गठजोड़, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, मंत्रिमंडल, इस जात का मंत्री बना दो, अनुप्रिया पटेल को बना दो, उनको बना दो, ये सब एक गठजोड़ चल रहा है राजनीतिक चुनाव जीतने की, उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए। और बाकी अन्य जगह में, अन्य राज्यों में जो भी हुआ है वहां भी आप देख लीजिए किन किन लोगों को विस्तार करके मंत्रिमंडल में रखा गया है। वही वो लोग हैं जिन्होंने या तो सर्बानंद सोनोवाल, जिनको मुख्यमंत्री कुर्सी गंवानी पड़ी। हम बात उत्तर प्रदेश, जी ठीक है अनिल जी, हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। दिन भर काफी बहस कर चुके हैं सर्बानंद सोने पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। जी हनुमंत राव जी के पास चलेंगे। हनुमंत राव जी, सवाल यह कि यूपी को क्या मिला? क्या आपको लगता है कि अब पर्याप्त है सब कुछ?
राजनीतिक रूप से देखिए तो 7 मंत्री मिले हैं और ये पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी का जोला झंडा उठाया है। एक आध सहयोगी दलों को कुछ स्थान मिल गया है मंत्रिमंडल में। तो देखिए, अगर आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है तो उसका फायदा जरूर मिलता है, लेकिन तस्वीर बदल जाएगी। जैसे अभी मैडम नागर ने भी कहा कि सब ये नए भारत का नया मंत्रिमंडल, तो नए भारत का नया मंत्रिमंडल क्या 14 में नहीं बना था, 19 में नहीं बना था? अगर 14 या 19 में नहीं बना था तो क्यों नहीं बना? आखिर उसको 21 में बनाने की क्या जरूरत है? तो देखिए, ये तो बात सिर्फ शब्दों की है, लेकिन आप असल रूप में तो किस योजना के तहत आप इस मंत्रिमंडल को बनाते हैं? 7 जो नए चेहरे आए हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है, वो जातिगत रिप्रेजेंटेशन आपको दे देंगे, राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे, भौगोलिक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। उससे निश्चित रूप से लाभ होगा प्रदेश को, क्योंकि जब उस क्षेत्र का आदमी बनेगा तो कुछ ना कुछ करने का प्रयास करेगा। लेकिन अब आप कहें कि साहब 6 महीने के अंदर हम कोई बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे, 6-7 महीने के बाद में आपको जनता की शरण में जाना है, तो इसको मैं मानूंगा कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हुई, कि राजनीतिक रूप से ये बताने की कोशिश हुई कि हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। अब 6-7 महीने बाद जब आप चुनाव में जा रहे हैं तो आप 7 नए मंत्री देख करके आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए जनता आपको अगली बार नहीं चुनती है, किसी और को चुनती है, तो फिर आप कहेंगे साहब आपने डबल इंजन हमको नहीं दिया। जब डबल इंजन दिया था आपने क्या किया? अब आपको क्यों ये लगता है कि साहब ये पर्याप्त नहीं था, या आपको अगर उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करना ही था तो ये बात तो 19 पे करनी चाहिए थी। तो देखिए, अब क्या है कि ठीक ऐन चुनाव के पहले मैं ये मानता हूं कि ठीक है, एक जातिगत, अब जैसे आपके लोग बार बार कह रहे हैं कि साहब 27 ओबीसी मंत्री बने हैं, 12 एससी और 8 एसटी मंत्री बने हैं, मतलब ओबीसी और एससी एसटी मंत्रियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है, अच्छी बात है, लेकिन इतना विलंब से क्यों दिया, इतना देर से क्यों दिया? बिल्कुल ठीक है हनुमान जी, तो इसलिए मैं ये कहता हूं, बिल्कुल ठीक करें हनुमान जी। जी एक सांत्वना मिली है, बाकी ठोस रूप से कुछ मिलता वो नहीं। ठीक है ठीक है, राजनीतिक सांत्वना मिली है खाली। महामेघा जी, सवाल ये उठता है, कल तक अनुप्रिया पटेल जी मान नहीं रही थी, और वो तो 2014 में भी राज्य मंत्री थी, और दोबारा 19 में भी उनको राज्य मंत्री बनाया जा रहा था, तो उनको मनाया कैसे आपने? जी, ये जो बीजेपी के जितने भी अलायंसेस हैं, जितने भी लोक सहयोगी दल हैं, जितने सभी हमारे कार्यकर्ता हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने के लिए यहाँ पर लोगों को लाया जाता है या उनको मंत्रिमंडल के अंदर डाला जाता है। सत्ता भोगने के लिए सभी आते हैं, ये बात मत करिए प्लीज। नहीं, कौन पार्टी नहीं चाहती कि वो सत्ता में रहे? प्लीज, कौन पार्टी नहीं चाहती कि वो सत्ता में रहे, और कौन नहीं चाहता कि वो मंत्री बन करके लोग की सेवा करे? जी, अच्छा, भाजपा अलग काम करती है, लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने के लिए हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, तो सर आप जनता की सेवा करने के लिए आते हैं भाई, सत्ता भोगने के लिए ही पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही हैं। इसके लिए मैं सिर्फ नहीं, जनता भोगने, सत्ता भोगने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए। मैं भी यही दूसरा सवाल मेरा मेघा जी ये है, नागर जी, एक सवाल मेरा ये दूसरा, कि क्या आपको लग गया था, पता चल गया था कि निषाद कम्युनिटी से आपका पैक्ट नहीं हो रहा है, संजय निषाद से आपका पैक्ट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट का विस्तार होगा और उनको उसमें समाहित करेंगी? जी बिल्कुल, जो अलायंसेस हैं बाकी, वो समय के साथ में किस तरीके से किस डायरेक्शन में जाते हैं, वो उस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि किसको आगे और किस भूमिका में रखा जाएगा, चाहे वो निषाद पार्टी हो या फिर और भी जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनको समय के साथ में क्या समन्वय बनता है, क्या समीकरण बनते हैं, उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उनको उनकी सहभागिता तय करी जाएगी। पर अभी के लिए तो कुछ इस तरीके का इज नॉट इन द पोजिशन। आप लोग, एक सवाल और है, कह आप लोग ने, ये प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया अब की बार ओबीसी की सरकार, 27 मंत्री बना दिए ओबीसी के, उत्तर प्रदेश के 7 मंत्री बनाए, जिसमें से 1 मंत्री ब्राह्मण का, बाकी सब दलित और ओबीसी के, लेकिन ये सब एमओएस क्यों है? इसमें से कैबिनेट तो कोई है ही नहीं। मुझे लगता है कि किसी भी क्योंकि जितने भी अभी लीडरशिप यूपी से दी गई है, वो ज्यादातर जो पुराने हैं वो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं,
पर जो अभी जितना भी मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर जो नए चेहरे आए हैं वो सारे के सारे ज्यादातर उसके अंदर मैं कहूंगी कि इस तरह के चेहरे हैं जो कि खुद अभी चीजों को सीख रहे हैं। शायद से कुछ ऐसे भी हैं जो पहली बार ही अनुप्रिया सांसद पटेल बने हैं। 2014 में राज्य अनुप्रिया पटेल 2014 में राज्य मंत्री रह चुकी हैं। मैं कह रही हूँ उसमें से ज्यादातर जो चेहरे हैं वो नए चेहरे हैं। उनको मुझे लगता है कि पहले उनकी एक इंटरिम ट्रेनिंग होनी बहुत ज्यादा बेटर है। एसपी सिंह बघेल साहब कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं कई बार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। कौशल किशोर जी सांसद रह चुके हैं, कई बार यहाँ पर मंत्री रह चुके हैं जी। मुझे लगता है कि उनको पहले इंटरमीडिएट ट्रेनिंग देने की बहुत ज्यादा अच्छी जरूरत है। अगर वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑफ कोर्स उनको आगे भी और स्कोप है। जिस तरीके से एक नई लीडरशिप को, महिलाओं को, युवाओं को अभी मौका देने का काम इस मंत्रिमंडल विस्तार में किया गया है, उसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर भी जब दोबारा पुनः हमारी सरकार जीत करके आएगी देश के अंदर तो फिर और कैबिनेट का दर्जा दिया। हाँ, तब उनको कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, झा साहब आप सुन रहे हैं ना, क्या कहेंगे नागर जी की बात पर? आपने बुला तो लिया है, बट उनको इस राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के बारे में इनको बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं है। और ठीक है, वो जो कह रही है अपनी जगह बिल्कुल सही है कि भाई मौका मिला है, सीखेंगे तभी तो उसके बाद। बट जो लोग सीखे हुए थे उनको क्यों हटा दिए? रविशंकर प्रसाद, आपके शिक्षा मंत्री, हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर थे वो। अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी की तरह कुछ पोस्टों पे सिर्फ कुछ तथाकथित तो आपके नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व की कोई ठेकेदारी नहीं होती है। जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, प्लीज मैं आपसे बोलने दीजिए, हमारी बारी है, अपनी बारी में बोल लीजिएगा बहन। मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर हमारी सरकार के अंदर कुछ मंत्रियों को सिर्फ ठेकेदारी नहीं दी जाती है। तो मेरी अब आप बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप शांत से सुनिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है अनिल जी, अपनी बात रख लेना दिए भाई महामेगा जी। ठीक है अनिल जी, अपनी बात रख लेना दिए भाई महामेगा जी। जी, जो भाई साहब हैं, जो विश्लेषक है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उससे किसको क्या मिला। उत्तर प्रदेश की जनता को ना कुछ अभी तक मिला है, ना कुछ मिलने वाला है। ये सिर्फ एक जातिगत वोट बैंक को साधने के लिए, ओबीसी को दिखाने के लिए पूरे देश प्रदेश में कि हमने आपको मंत्री बना दिया। तो ये तो अच्छी बात है अनिल झा साहब। वो कह रहे हैं कि जिनको, जो दबे कुचले हैं, जिनको नहीं मिला था रिप्रेजेंटेशन, उनको हम दे रहे हैं। इसमें आरोप, इसमें गलत क्या है? उसके आगे ये कह रहा हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने इन सबको मंत्री पद दिए हैं, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, इन सभी को कार्य करने की आजादी भी मिलनी चाहिए। काम करने की जो मंत्री, जो विभाग इनका है, उनको आजादी पीएम से मंत्री बन जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा। अरे मंत्री बन जाएंगे, गाड़ी मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा और पूरा उनके क्षेत्र में उनका नाम होगा, पूरे प्रदेश में उनका नाम होगा, देश जानेगा उनको। एक बड़ी बात नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिलेगा? आपकी कुछ स्टेटमेंट से मैं तो वही पहले कह रहा हूँ कि ये जी बताइए महामेगा जी। जी बताइए महामेगा जी। सुन लेते हैं। हाँ महामेगा जी को कुछ ऑब्जेक्शन है, भाई सुन लेते हैं। हाँ मेगा नागर जी दोबारा कह रहे हैं कि किस तरीके से आप मिनिमाइज कर दे रहे हैं सभी लोगों के रोल को। अगर स्टेट से कोई लीडरशिप आई है, आप कह रहे हैं कि उनको गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, नौकर चाकर मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि एज अ मीडिया बंधु, सर मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज आप अपनी गरिमा में रहें। महामेगा जी, एमओएस करता क्या, आप बता दीजिए, एमओएस का काम क्या है? कह रही हूँ कि एज अ रिस्पॉन्सिबल जी नहीं, अनिल झा साहब कह रहे हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अनिल झा साहब बताइए, वो तो कह रही है उनको पूरा काम करने का मौका मिलता है। शीर्ष नेतृत्व से पहले प्रश्न करें कि आज तक उन्होंने क्या काम किया है अपने प्रदेश के अंदर। जब वो सत्ता में, सिर्फ जब सत्ता में थे, वो अपना काम बताना शुरू करेंगे महामेगा जी ना, तो पूरा रात हो जाएगी। तक तो आप चुरा करके ले गए, आप बात कर रहे हैं, मुझे आप सिखा रहे हैं कि आप राजनीतिक ज्ञान लेकर के आइए। आप मुझे मत सिखाइएगा। लेके लोहियाबाद से लेके 100 डायल से लेके 112 से लेके टोटियां तक चुरा के ले गए आप, टोटियां तक चुरा करके ले गए। शर्म आनी चाहिए आपको। अब आ गई आप महिलाओं वाली बात कर रही हैं कि आप जिस तरह से घर में आप बात करती हैं वैसे बात कर रही है, टीवी पे बैठी हैं। चलिए ये छोड़, ये टोटी चुरा के ले गए, तुच्छ बात नहीं करते हम लोग। अनिल झा साहब रुकिए, मैं आपके बता रहा हूँ। महामेगा जी आप भी रुकिए, सीरियस बहस हो रही थी, रुकिए, आ रहा हूं आपके पास। हनुमंत राव जी के पास चलते हैं। हनुमंत राव जी, आप तो लंबे समय से सारी चीजों को, राजनीति को देख रहे हैं। ये जो 7 मंत्री बनाए गए हैं, ये सारे के सारे एमओएस हैं, आपको लगता है इसका कोई फायदा मिलेगा? इसको एमओएस स्वतंत्र प्रभार मिलता है,
अगर ऐसा मिलता है तो हो सकता है कि कुछ प्रभावी हो, लेकिन अब ये डिपेंड करेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में क्या ये किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन रहेंगे या वास्तव में इनको कुछ शक्तियां मिले। तो इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अगर इनमें से कम 3 से 4 MOS इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल गए तो कहीं ना कहीं जी जी पूरी हो जाएगी, लेकिन कम से कम 4 मंत्री। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर एमओएस इंडिपेंडेंट हो जाए तो भी उनका काम चल सकता है। तो कम से कम ये है कि MOS इंडिपेंडेंट चार्ज कम से कम 4 मंत्रियों को जी 3, तब तो वो अपने स्टेट के लिए कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल नहीं है। लेकिन ठीक बात है कि प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आते हैं तो एक साधे सब सधे। वो अगर अपनी सेना के साथ कुछ अच्छा काम कराना चाहते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश की जनता को ऐतराज नहीं है, लेकिन उनको शक्तिमान बनाइए तो कम से कम 3-4 लोगों को इंडिपेंडेंट चार्ज दीजिए, अच्छे मंत्रालय दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत बहुत खराब है भाई, हालत बहुत खराब है। पूरे ब्राजील के बराबर का देश है। बिल्कुल यूरोप की तमाम सारी कंट्रीज आ जाएगी, 24 करोड़ से ज्यादा का पॉपुलेशन वाला देश है। बिल्कुल तो इसलिए उत्तर प्रदेश का खास ख्याल तो प्रधानमंत्री को रखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो जो मंत्रियों को आपने लिया है शक्तिशाली बनाइए, उनको अधिकार दीजिए, उत्तर प्रदेश के लिए फंडिंग मजबूत करिए और ये दीर्घकालिक रणनीति की तरह करिए। ऐसा मत करिए कि चुनाव के बाद में आपने 4 मंत्री उत्तर प्रदेश के अगले विस्तार में ड्रॉप कर दिए। जी ये मत अगले विस्तार में ड्रॉप कर उत्तर प्रदेश जी ये मतलब ठीक है ठीक है। महामेघा जी, आप कह रहे हैं कि काम करने का मौका तो दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो अकेले इतना सारा काम कर लेते हैं, बाकी लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है। बाकी लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर मैं ये कहूंगी कि हमको एक ऐसा विजनरी और इतना डायनामिक प्राइम मिनिस्टर आज की डेट में हमारे इंडिया के पास में है, जो कि 18 घंटे दिन में काम करते हैं। अगर उनको अपना मंत्रिमंडल अगर उनको डिसाइड करना होता है, तब वो इस तरह की लीडरशिप को अपॉर्चुनिटी देते हैं जो कि उनके पेस पे काम कर सके, जो उनके साथ में एक नई एनर्जी ऐड कर सके। आई एम वेरी प्राउड टू से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिसने लाल किले पे खड़े होकर के शौचालय बनाने की बात कही, घर घर शौचालय बनाने की बात कही। उन्होंने सैनिटरी नैपकिन अरे भाई महामेघा जी, हम प्रधानमंत्री जी को सिर्फ एक बात के लिए क्रेडिट नहीं देते हैं, हम प्रधानमंत्री जी को बहुत क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने जितनी बात कही पूरे विश्व में नाम कमाया हमारा, और देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे वो। तो मैं कहती हूँ सैनिटरी नैपकिन जैसे इतने एक टैबू बेस्ड, एक स्टीरियोटिपिकल टॉपिक जिससे इतने सारे टैबूज एसोसिएटेड है, अब सवाल सीधा सीधा महामेघा जी ये बता दीजिए कि क्या अब इस नई सेना के साथ में 2022 का रण जीत पाएंगी आप? आपको लगता है कि अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है या कुछ बचा है अभी? योगी सरकार दोबारा से विजयी स्थापित होगी और दोबारा से अपनी सरकार बनाएगी। चलिए अनिल झा साहब, 2022 की पूरी सेनाएं तैयार हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चक्रव्यूह बना दिया है, आप उसमें से बच के निकल नहीं सकते, अभिमन्यु बन के रह जाएंगे। ही सेना और सेनापति का काम होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये मानने को तैयार हो जाऊंगा प्रदीप जी कि अगर इन 7 मंत्री को बनाने से और उत्तर प्रदेश को इतना सब कुछ मिल गया, अगर कल से महंगाई कम हो जाए, अगर से शिक्षा का स्तर सुधर जाए, अगर स्वास्थ्य का स्तर सुधर जाए, तीसरी लहर जो तथाकथित डॉक्टरों के वैज्ञानिकों का अनुमान है वो आने वाली है, उसमें हमारी प्रदेश की आप मंत्री अनिल जी अब मंत्री बने हैं तो काम करेंगे, अभी तक उनको चार्ज नहीं था तो अब पटरी पर लाएंगे गाड़ी ना। कभी भी किसी चीज को देखते हैं, किसी व्यक्ति को आकलन करते हैं, किसी पार्टी को आकलन करते हैं तो उसकी कार्यशैली और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड से करते हैं। आप देखिए ना 2014 से लेके आज तक जितने भी मंत्री बने सब सीधी बात अच्छा सीधी सीधी बात अनिल झा साहब, सीधी सीधी बात, बिना जाति के कुछ चलता नहीं है, जाति ही पूछो साधु की। उत्तर प्रदेश में जो जातीय समीकरण बैठाला गया है, आपको लगता है कि आप इससे पार पा पाएंगे? क्योंकि बहुत सोच समझ करके सारी गोटे बैठा ली गई है। होने से पहले बीजेपी के प्रवक्ताओं को, वरिष्ठ नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश की वासियों, जनताओं, तुमने मुझे 425 325 सीटें दी, अभी तक मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया, मैं आपके लिए जातिगत समीकरण बैठा के सारे सांसदों को मंत्री बना रहा हूं जिससे आपका कुछ आने वाले 6 महीने में फायदा हो जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है,
एक तरफ आप कह रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, अभी बहन कह रही थी 18 घंटे काम करे प्रधानमंत्री। अगर 18 घंटे काम करने के बाद देश का अगर यह हाल है कि बेरोजगारी सबसे चरम पे है, भूखमरी सबसे चरम पे है, शिक्षा स्वास्थ्य की कहीं पे हिंदुस्तान का दुनिया में पता नहीं कौन से स्थान में पे नाम है, हंगरी में सबसे नीचे से दूसरे तीसरे स्थान पे भारत है, अगर इतना सब कुछ है, व्यापार का स्थिति देख लिए क्या है, मुद्रास्फीति देख लिए, जीडीपी देख लीजिए। कोरोना काल चल रहा है अनिल जी। अरे कोरोना काल चल रहा है अनिल जी, 2 साल से तो कोरोना नहीं मार दिया पूरे देश को जी। कोरोना काल तो 2020 से चल रहा है, बाकी काम के लिए कोरोना काल नहीं है। और बाकी तो अभी 2014 से प्रधानमंत्री जी, अगर 14 से ठीक है अनिल जी, समय कम बचा हमारे पास। हनुमान जी आपसे सर मैं ये जी हनुमान जी आपसे सर मैं ये समझना चाहूंगा कि ये जो पार्टियां कहती हैं कि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बिना जातीय समीकरण के कोई भी पार्टी रहती नहीं है। अब जो जातीय समीकरण साधा है भारतीय जनता पार्टी ने, आपको लगता है कि अब पर्याप्त है और इससे इनका 2022 का चुनाव सध जाएगा या अभी और कुछ करना बाकी है? बहुत प्रैक्टिकल बात कही। अगर हम 2014 और 2017 के चुनाव को देखें, 14 का लोकसभा और 2017 का, तो बीजेपी ने जो बहुत ही चुपचाप एक सोशल इंजीनियरिंग की, तमाम सारी पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने में सफल रहे, अगड़ी जातियों को लाने में सफल रहे, और फिर 14 में भी बम्पर जीते, 17 में भी जीते, और 19 में एक राष्ट्रीय लहर जैसी क्रिएट की गई पुलवामा के बाद में। ये सारे तो उस समय जाति में भले इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन अंदर अंदर काम जरूर बीजेपी ने किया। और अगर समाजवादी पार्टी कहीं पिटी या दूसरी पार्टियां कहीं पिटी या मायावती के साथ जाने के बाद भी अगर वो बीजेपी को उस तरह से टक्कर नहीं दे पाए, तो कहीं ना कहीं जमीनी तौर पे बीजेपी की एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग विद डिफरेंट कास्ट रही है, और वो थोड़ा सा दरकी है इस कोरोना काल में या पोस्ट 2019। जैसे कि उन्होंने ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की। आप 14, 17, 19 का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो करीब 82% ब्राह्मणों ने उनको वोट दिया। इस बार कुछ ऐसा परसेप्शन बना कि ब्राह्मण नाराज है, वो उनको साधने की कोशिश हो रही है। महेंद्र नाथ पांडे जो बहुत ज्यादा परफॉर्मिंग मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनको नहीं हटाया गया क्योंकि कोई गलत संदेश नहीं देना चाह रहे थे। ओबीसी को और दलित को बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया जी। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल सोशल पॉस्चरिंग करने की कोशिश हो रही है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी जो खुद भी अब कोशिश कर रही है अपने वोट बैंक को वापस लाने की, वो भी सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इस मूव का उसके पास में क्या जवाब है? लेकिन कुल मिला के दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश की हालत अच्छी हो या ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर रोचक हो जाए, इसमें कोई दो बिल्कुल बहुत राजनीति रोचक होगी। महामेघा जी, सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला आपका पूरा हो गया है या अभी और कुछ बुनना बाकी है इसमें? मुझे लगता है अभी के लिए तो इतना ही काफी है और बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, हर लोगों को पार्टिसिपेशन मिला है। मुझे लगता है कि अभी इतना काफी रहेगा, वरना अनिल झा जी फिर से चिल्लाने लग जाएंगे अगर मैं कुछ बोलूंगी और वो अजीबोगरीब ओ हो करने लगेंगे। बट मुझे लगता है कि अभी के लिए एक अच्छा संदेश सभी प्रदेशवासियों के अंदर गया है। मैं हनुमंत राव जी की बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको और अहम भूमिका यहाँ पर मिलनी चाहिए इंडिपेंडेंट चार्ज के माध्यम से। मैं खुद ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर एक इंडिपेंडेंट चार्ज ज्यादा से ज्यादा मिनिस्टर्स को दिया जाए, ताकि प्रदेश का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भला हो। ये आपने बात बिल्कुल ठीक है। बने रहिए आप सभी मेहमान हमारे साथ में, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अब ये जो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला निकाला गया है और खासकर जो जहां राज्य हैं चुनाव है उन राज्यों में सोशल इंजीनियरिंग बहुत करीने से की गई है, तो क्या ये पर्याप्त होगा 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सारे चुनाव जिताने के लिए, या अभी और कुछ कवायद करनी बाकी रहेगी? चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।